हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा लेक्चर है वो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब एग्जैक्टली क्या है कि हमारे केंद्र सरकार के लिए जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वैसे ही हमारे राज्य सरकार में, मतलब राज्यों में, जो राज्य का सबसे आला लॉ ऑफिसर है, मतलब सबसे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन है? तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एक बात और याद रखिएगा कि जो भी हम अभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी कौन होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इनका, मतलब संविधान के आर्टिकल के तहत बनाया गया है, ना कि पार्लियामेंट के लॉ या पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो आप अगर पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाता है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल का ऑफिस है, दोनों के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल मिलते हैं। राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल होंगे और केंद्र सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल होंगे, जो सबसे ऊपर के लॉ ऑफिसर होंगे। अगर राज्य सरकार को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप समझो सलाह चाहिए, तो वो सलाह किससे करेंगे? लीगल मैटर में, मतलब लॉ रिलेटेड मैटर में, तो वो एडवोकेट जनरल से करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ये सब ध्यान मत दो आप, तो बस इतना याद रखो कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो हैं, कंप्रिहेंसिव गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल। कुल मिलाकर के एडवोकेट जनरल जो है वो क्या है? तो अंडर आर्टिकल 165 एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इनका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे याद रखिए। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है। तो आर्टिकल 165 द लीगल बेसिस, मतलब कुल मिलाकर के आर्टिकल, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 165 जो ये बताता है कि एक ऑफिस होगा किसका? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का। क्लियर है? तो देखिए व्हाट आर्टिकल 165 establishes. Article 165 of the Indian Constitution provides for the office of Advocate General of the State. क्लियर है? ये कहता है कि एक ऑफिस होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का। दिस मेक द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट ऑफिस। क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर के संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बनाया गया एक ऑफिस है, नॉट मेयरली अ स्टैट्यूटरी क्रिएशन। कुल मिलाकर के ये स्टैट्यूटरी क्रिएशन नहीं है, मतलब ये राज्य सरकार के किसी लॉ के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी बिल के द्वारा या लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, गिविंग इट सिग्निफिकेंट लीगल स्टैंडिंग एंड लेजिटिमेसी विद इन द स्टेट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये राज्य सरकार के अंतर्गत ये एक ऑफिस है, आप ऐसे याद रखेंगे। संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक ऑफिस है। आर्टिकल 165 याद रखेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। पोजीशन इन हायरार्की। तो हमने अभी पढ़ा कि जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है इसके लिए, लीगल ऑफिस के लिए या लॉ के लिए, तो वो कौन है? तो हमारे यहाँ एडवोकेट जनरल है राज्यों में। तो द एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द ऑफिस मिरर्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल। कुल मिलाकर के क्या कह रहा है कि जो राज्य में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन है? तो वो एडवोकेट जनरल है। वैसे ही जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एट सेंटर है। क्लियर है? मतलब केंद्र सरकार के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल है, हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था। वैसे ही राज्य सरकार के तहत हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? एडवोकेट जनरल है। ये याद रखेंगे। किसका मिररिंग है? तो ये अटॉर्नी जनरल के मिररिंग है। मतलब जो केंद्र सरकार में इनका स्टेटस है अटॉर्नी जनरल का, वहीं राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल का स्टेटस होगा। ठीक है, मेकिंग द एजी स्टेट्स काउंटर पार्ट टू द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का काउंटर पार्ट है। मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसे याद रखिए, संवैधानिक व्यवस्था है, मत उलझिए। जस्ट एज द अटॉर्नी जनरल एडवाइसेस द यूनियन, the advocate general advises the state government on all legal matters। क्लियर है? वैसे ही जैसे केंद्र सरकार को सभी लीगल मैटर में एडवाइस कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देते हैं। वैसे ही राज्य सरकार को सारे लीगल मैटर में एडवाइसेस कौन देता है? तो वो एडवोकेट जनरल देते हैं। ये इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बहुत ज़्यादा टफ तो ये चैप्टर नहीं है, थोड़ा फैक्चुअल है, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो
याद हो जाएगा, 2-3 बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा नोट्स पेन पेपर लेकर के बैठना, नोट्स बनाते रहना, काम हो जाएगा। देखिए, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस, हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। अब जानते हैं आप अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के स्टेटस, जैसा प्रेसिडेंट का स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वैसा ही स्टेटस राज्यों में गवर्नर का होता है। तो इनको अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी किसका है? अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, टिपिकली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सिंपल है, वहां पे भी जो प्रेसिडेंट काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो हमने पढ़ा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होगा, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में। वैसे ही राज्य में गवर्नर के एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो गवर्नर को एडवाइस देगा। तो किसके एडवाइस पे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एडवोकेट जनरल? तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पहली फुर्सत में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं। एक लाइन में याद रख लो, बहुत टफ नहीं है चीजें। थोड़ा थोड़ा मतलब स्टेट का अगर व्यवस्था आप जानते हो, स्टेट की जितनी भी ज्वाइनिंग आती है वो गवर्नर के सील एंड साइन से आती है, आप ऐसे याद रखना। सिटीजनशिप, तो अब ये जो क्वालिफिकेशंस है ना, इसमें आप पहली फुर्सत में यहां याद रखो कि हाई कोर्ट के जज बनने का जो भी क्वालिफिकेशन है वो इनके पास होना चाहिए। मतलब हम उल्टा यहां पे पढ़ सकते हैं, दिस एसेंस द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, द सेम बार अप्लाइड टू द अटॉर्नी जनरल एट यूनियन लेवल। आप जानते हैं यूनियन लेवल पे अटॉर्नी जनरल के लिए हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। तो इनके लिए भी क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन एक आदमी में होना चाहिए या एक पर्सन में होना चाहिए, वो अगर इनमें है तो ये एडवोकेट जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, स्टेट है तो एडवोकेट जनरल के फॉर्म में ये अपॉइंट हो सकते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के फॉर्म में अपॉइंट हो सकते हैं। सॉरी, क्लियर है? तो देखिए, अब हमने क्या देखा था? हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में कोई भी अगर गवर्नमेंटल पोस्ट, आप हायर अथॉरिटी के पोस्ट लेते हैं तो उसके लिए आपको भारतीय नागरिकता जरूरी है। हम विदेशियों को क्यों देंगे अपने यहाँ जॉब या कुछ भी अपॉर्चुनिटी? तो कुल मिलाकर के इनको भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 साल के एडवोकेट हो, 10 साल से एडवोकेट की प्रैक्टिस हो तो भी बन जाएंगे। तो वही क्वालिफिकेशन है जो हाई कोर्ट में हमने पढ़ा था। मैं रीड कर देता हूं, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। कोई भी संवैधानिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, जुडिशियल ऑफिस क्या है? मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years, क्वालिफाइंग हिम और हर ऑन पार विथ हाई कोर्ट जजेस। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट जजेस की क्वालिफिकेशन में ये भी एक पॉइंट होता है। और अगर 10 साल से उनको जुडिशियल ऑफिस का नॉलेज है, मतलब जुडिशियल ऑफिस पे कहीं है, मतलब कहीं जज वज हैं, तो उनको रख लिया जाएगा। ठीक है, एडवोकेट स्टैंडिंग, कुल मिलाकर के अल्टरनेटिवली, अब ये वाला तो मैंडेटरी है, ये 2 या 2 आप ऐसे याद रखिए, मतलब 2 या 3, ये 2 या 3 में से मतलब या तो ये हो या तो ये हो, और ये तो होना ही चाहिए। मतलब ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा या तो 10 साल से कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रहे हो या 10 साल से वकील हो, ऐसे याद रखिए। तो ही मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, ये भी याद रखना कि एडवोकेट कहाँ के होने चाहिए? हाई कोर्ट के होने चाहिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। क्लियर है? तो हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए कितने साल से? 10 साल से, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाई लेवल लीगल एक्सपर्टाइज। क्लियर है? इससे क्या होगा? 10 साल अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं तो इनको लीगल मैटर्स का एक्सपर्टाइज होगा, मतलब इनको लीगल मैटर की जानकारी बहुत अच्छी होगी। और चूंकि हमें लीगल एडवाइजर चाहिए और उनको न्याय का और कानून का ज्ञान ही नहीं हो तो फिर कैसे काम हो जाएगा? तो फिर ये क्वालिफिकेशन हमने रख दिया कि हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही हो तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। टेन्योर एंड रिमूवल, टर्म ऑफ ऑफिस, एक लाइन में याद रखो, कुछ भी मेंशन नहीं है यहां पर, कुछ भी मेंशन नहीं है। ये गवर्नर के ऊपर है कब तक ये रहेंगे। चलिए अब रीड करता हूं। नो फिक्स टर्म, प्लेजर ऑफ गवर्नर, वॉलंटरली रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन किसको देंगे? गवर्नर को। अब रीड करता हूं, तो कोई फिक्स टर्म नहीं है। पहले तो ये 3 पॉइंट याद कर लो कि इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है, जब चाहे तब रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और तीसरी बात क्या है? प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं। कोई फिक्स टर्म नहीं है, जैसे हम जजेस का देखते हैं कि एक बार अपॉइंट हो गए तो जो उनका एज क्राइटेरिया है उस एज क्राइटेरिया तक रहेंगे,
दूसरी चीज उनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर होल्ड कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ मतलब कुल मिलाकर कहीं और संलग्न हो गए तो हटाया जाएगा। मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो ही हमने बेस देखा था जज को हटाने के लिए। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के अलावा जज को नहीं हटाया जा सकता, यहाँ पर नहीं है। इनको गवर्नर कभी भी हटा सकते हैं, मतलब फिक्स टर्म नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई यहाँ पर हमने देखा कि क्वालिफिकेशन किसका होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट का होना चाहिए, और जज ऑफ हाई कोर्ट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो हटाने का भी क्वालिफिकेशन वैसा ही होगा। तो नहीं है यहाँ पर, ये याद रखना। हटाने के लिए क्या है, अनलाइक जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ फिक्स्ड टेन्योर फॉर एडवोकेट जनरल, द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज लेफ्ट ओपन एंडेड बाई डिजाइन। क्लियर है, कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, जजेस जैसा इनको कभी भी हटाया जा सकता है। प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब क्या है, द एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मीनिंग द गवर्नर कैन रिमूव द एजी एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग रीजंस। कुल मिलाकर के आज प्रेम पत्र आ गया कि साहब आज से या कल सुबह से आप ऑफिस नहीं आएंगे, आपका रेजिग्नेशन हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि कारण बताओ, नहीं, कोई कारण की जरूरत ही नहीं है, कोई भी रीजन की जरूरत नहीं है। विदाउट असाइनिंग रीजंस, कोई रीजन की जरूरत नहीं है। आपने जॉब कर ली, आज हम बोल रहे हैं कि आज से आप रिजाइंड हो या आज से आप रिमूव्ड हो, तो आप अपने पोस्ट से हटा दिए जाओगे। गवर्नर के एक साइन से इनकी जॉब चली जाती है, आप ऐसे याद रखिए। वॉलंटरली रेजिग्नेशन, ये जब चाहे तब, ये भी आजाद है कि कभी भी ये जब भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, गवर्नर के नाम से अपने रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, एनी पॉइंट ड्यूरिंग द टर्म। कुल मिलाकर के गवर्नर को कभी भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं जब चाहे तब। ये यहाँ पर ये व्यवस्था किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या है, बाय एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन द एडवोकेट जनरल टिपिकली रिजाइंस व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस। अब ये पेच है, कन्वेंशन है ऐसा, मतलब जनरल कंडीशन में जब सरकार गिरती है तो ये भी रिजाइन दे देते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है कि रिजाइन दे ही दे। क्वेश्चन मैंने बताया था कि अटॉर्नी जनरल के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि क्या सरकार के जाने पे ये भी रिजाइन हो जाते हैं, और सारे मेरे ही बच्चों ने ऐसे कई कमाल कर देते हैं, उन्हें पढ़ाने के बाद भी गलती कर दी। तो ऐसे काम नहीं करना, आपको याद रखिएगा कि कन्वेंशन है ऐसा जनरली जनरल टर्म में कि सरकार गया तो ठीक है, प्रथा है कि रिजाइन कर देंगे, और वो प्रथा कहीं मेंशन नहीं है संविधान में, तो मन करे तो रह भी सकते हैं। ठीक है, या गवर्नर कहते कि नहीं आप अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे और आपकी ऑफिस वैसे ही बनी रहेगी, तो नहीं जाएंगे वो। ठीक है, और व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट is formed, since the appointment is made on the advice of the council, a change in government necessitate a change in this office as well, preserving the principle of executive accountability। क्लियर है। अब ये सारी व्यवस्था ऐसा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस पे आए थे ये, तो इनको जाना चाहिए। कन्वेंशन ये कहता है कि इनको चले जाना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए। रिनोमिनेशन नहीं पता है, देखिए like the term, the renomination is not fixed by the constitution, it is determined by entirely by the governor। क्लियर है। कुल मिलाकर के इनकी सैलरी क्या होगी, इनके एक्सपेंसेस क्या होंगे, कितना खर्चा मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे, क्या क्या चीजें फैसिलिटीज मिलेंगी, ये कुछ भी मेंशन नहीं है संविधान में। ये गवर्नर डिसाइड करते हैं कि इनको क्या क्या मिलेगा, याद रखना। गिविंग द एक्सक्लूसिव फ्लेक्सिबिलिटी इन सेटिंग कंपनसेशन। क्लियर है, तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट जनरल, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोग देख रहे हैं। तो लीगल एडवाइजर ऑफ टू द स्टेट, आप जानते हैं कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर कौन है, राज्य सरकार का लीगल एडवाइजर कौन है, तो हमारे एडवोकेट जनरल हैं। देखिए, द एजी एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स रेफर्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर जितने लीगल मैटर को रेफर करेंगे, मतलब गवर्नर जितने मैटर पे बोलेंगे कि आप यहाँ सलाह दीजिए, तो वहाँ सलाह देंगे। ठीक है, दिस इज प्राइमरी एंड मोस्ट क्रिटिकल ड्यूटी ऑफ ऑफिस, गाइडिंग स्टेट पॉलिसी एंड एक्शन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड्स। क्लियर है, याद रखेंगे ये कि कुल मिलाकर के क्या है कि इनका प्राइमरी काम क्या है कि गवर्नमेंट को एडवाइस देना, किस पे, लीगल मैटर पे। दूसरा क्या है, परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, परफॉर्म सच अदर लीगल ड्यूटीज एज असाइन बाय द गवर्नर। कुल मिलाकर के कोई भी लीगल ड्यूटी जो गवर्नर ने इनको असाइन कर दिया, मतलब गवर्नर ने कह दिया कि आप ये भी काम करेंगे, आप ये भी काम करेंगे लॉ रिलेटेड या लीगल मैटर में, तो वो करते जाएंगे। जो भी काम इनको गवर्नर असाइन कर देंगे वो काम इनको करना होगा। ठीक है, दिस गिव्स द गवर्नर ब्रॉड डिस्क्रिशन टू यूटिलाइज
द एजीज एक्सपर्टाइज अक्रॉस अ रेंज ऑफ स्टेट लीगल मैटर्स। क्लियर है? इसमें क्या होगा कि जो एजी हैं उनके जो एक्सपर्टाइज है उसका फुल यूटिलाइजेशन या यूज कर सके गवर्नर, उनका पूरा लाभ ले सके गवर्नर, जिससे राज्य का बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं लगे, राज्य में बढ़िया लॉ लगाए जाएं। तो ये व्यवस्था ऐसा किया गया है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी फंक्शन। अब देखिए, परफॉर्म फंक्शंस कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ इन फोर्स। कुल मिलाकर के संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत या किसी लॉ के तहत जो भी काम इनको सौंपा जाएगा वो ये करते रहेंगे, अपनी ड्यूटी में ना नहीं कह सकते हैं। ठीक है? दिस इंश्योर्स द एजी एक्ट्स नॉट ओनली ऑन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन बट ऑल्सो फुलफिल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। कुल मिलाकर के इनके पास कुछ एग्जीक्यूटिव वो तो है ही, मतलब जो सरकार ने बताया है, साथ में इनके कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी हैं जो ये करते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, राज्य सरकार की अपनी व्यवस्थाओं के तहत और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत, दोनों को मिश्रित रूप से ये परफॉर्म करते हैं। आप ऐसा याद रख लीजिए। हिंदी वाले बच्चे, मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, राइट्स एंड प्रिविलेजेस, लेजिस्लेटिव एक्सेस एंड इम्यूनिटीज। कुल मिलाकर के हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल जा करके कभी भी दोनों हाउस में कहीं भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राज्य में भी एडवोकेट जनरल अगर दोनों हाउस है तो, नहीं तो ज़्यादातर राज्यों में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जा करके बैठ सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बस वोटिंग राइट नहीं होगी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ काउंसिल नहीं है या पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। क्लियर है? एक चीज और याद रखना कि वोटिंग राइट तो नहीं है, लेकिन इनको सारे लिवरेज और प्रिविलेजेस मिले हुए हैं ना, वो एक एमएलए जैसे मिले हुए हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मिले हुए हैं। वैसे ही गिरफ्तार नहीं करने का जब ड्यूरेशन चल रहा हो तो, ठीक है। और जो मतलब एक प्रिविलेजेस मिला होता है एमएलए को, वो सारे प्रिविलेजेस इनको मिलेंगे। आप ऐसे याद रखिए। तो देखिए, राइट ऑफ ऑडियंस इन लेजिस्लेचर, द एडवोकेट जनरल हैज the right to speak and participate in proceedings of both houses of the state legislature। कुल मिलाकर के राज्य के दोनों हाउसेज में जाकर के बैठना, सुनवाई करना, क्वेश्चन आंसर करना, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना, ये पूरा इनका अधिकार है। द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एप्लीकेबल। कुल मिलाकर के लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बैठेंगे ही बैठेंगे, जब चाहेंगे तब। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो वहां भी जाकर बैठ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। दिस राइट extend to any committee of legislature of which the AG is a member। क्लियर है? अब आप समझिए कि कोई भी ऐसी कमेटी, देखिए, this right extend to any committee of the legislature which the AG is a member। कुल मिलाकर के AG जिस भी कमेटी के मेंबर है उसमें जाकर के बैठ सकते हैं उनको, लेकिन गवर्नर के द्वारा या उनको अपॉइंट करना पड़ेगा पहले कि आप इस कमेटी के मेंबर है भी, आप याद रखना। However, this participation comes within the critical limitation, the AG enjoys no right to vote in any legislative proceedings। कुल मिलाकर के किसी भी इन हाउस में बैठने का, पार्टिसिपेशन का तो इनके पास पावर है, पर ये वोट नहीं दे सकते, मतलब जहां पर वोटिंग राइट है इनके पास नहीं है, जहां तक। आप ऐसे याद रखिए। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी, मैंने बता दिया, द एडवोकेट जनरल इज एंटाइटल्ड टू ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कुल मिलाकर के स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए और एमपी, एमएलए को जितनी इम्यूनिटीज मिली हुई हैं, जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, वो सब इनको मिलेंगी। ठीक है? दीज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द लेजिस्लेचर, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड एंड वोट गिवन इन द लेजिस्लेचर। कुल मिलाकर के जो भी वहाँ पे उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, बोलने का अधिकार है उनका, उन पे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, उसके लिए उनको इम्यून किया गया है, मतलब उससे बार्ज किया गया कि कोई प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलने का, पार्टिसिपेट करने के मैटर में। तो वो सब इम्यूनिटी इनको भी मिला हुआ है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन। आप जानते हैं जो एमएलए या एमएलसीज होते हैं या एमपीज होते हैं, जब सेशन हाउस की चल रही होती है तो वहां पर इनको बार्ज किया जाता है कि कोई भी इनको अरेस्ट नहीं करेगा। इवन अगर कोर्ट कहीं समन किया आने के लिए तो वो नहीं जाए तो भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो सेशन में है और पार्लियामेंट का काम जरूरी है। की आर्टिकल क्या है? 177 आर्टिकल क्या कहता है? राइट टू स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल फिर से इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी नहीं, मत पढ़ना मेरे हिसाब से, आपको अगर लगता है तो पढ़ लेना। ठीक है? आर्टिकल 194 क्या कहता है? पावर, प्रिविलेजेस एंड
इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, क्लियर है। तो ये दोनों पावर मतलब आर्टिकल 177 और 194 जो है ये एमएलएस को मिला हुआ है और एमएलसीज को मिला हुआ है, साथ में हमारे एडवोकेट जनरल को भी मिला हुआ है, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। देखिए कि आर्टिकल्स बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है चैप्टर में। अगर आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस मैं रीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी क्या करूँ, चीज़ें सारी कॉपी पेस्ट है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, नाम बदल रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ें जैसी है वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें मैं ज़बरदस्ती मिर्ची मसाला नहीं डाल सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि मिर्ची मसाले वाला कोई टीचर है तो सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या हैं, देखिए क्विक रेफरेंस में 165 क्या कहता है कि एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है। स्टैब्लिशेस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, डिफाइन अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ड्यूटी एंड डिनोमिनेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि इनके रिनोमिनेशन वगैरह गवर्नर डिसाइड करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, आर्टिकल में नहीं है, हाँ इनको रिनोमिनेशन वगैरह मिलेगा, ये ऐसा है, ठीक है। आर्टिकल 177 क्या है, राइट टू स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर, ग्रांट्स एजी एक्सेस टू स्पीक, पार्टिसिपेट इन बोथ हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इट्स कमेटी, क्लियर है। किसी भी कमेटी और इसमें बोलने का अधिकार इनको 177 के तहत मिलता है। 194 क्या कहता है, 194 पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी, वहीं एमएलए जैसे पूरे इनको पावर प्रिविलेजेस मिले होंगे, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बोलने का अधिकार होगा, कुछ बोलने के लिए, हाउस में बोलने के लिए, ऐसा नहीं कि बाहर, हाउस में बोलने के लिए इनको प्रिविलेजेस होगा कि उन पे कोई केस वेस नहीं होगा। आर्टिकल 76 तो अटॉर्नी जनरल के लिए था, हमने देखा है यूनियन लेवल पे। दिस 3 आर्टिकल्स टुगेदर डिफाइन द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क गवर्निंग द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल, ठीक है, फ्रॉम क्रिएशन टू प्रिविलेजेस। ये बताता है कि आर्टिकल 165 है उसके तहत एडवोकेट जनरल का पूरा पावर हमें पता चलता है कि संवैधानिक है, और इनके पावर फंक्शन क्या क्या होंगे वो सारी चीजें। देखिए एडवोकेट जनरल वर्सेस अटॉर्नी जनरल, अब ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है कि इसको आप बताइए। तो एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट में होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 165 के तहत, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट हैं ये, और एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं, और टर्म इनका क्या है, प्लेजर ऑफ गवर्नर पे रहते हैं ये, मतलब गवर्नर जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं। ये हुआ हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं हम, एजी की बात कर रहे हैं। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, एजीएस इसलिए लिखा हूं कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ये, नहीं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये यूनियन लेवल पे हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के तहत ही अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल इनके लिए 76 है, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसके हैं, भारत के या यूनियन गवर्नमेंट के, आप ऐसे याद रखिए। एडवाइस किसको देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को देते हैं, और टर्म इनका क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं, ठीक है। दिस कंपैरिजन इज हाईली फ्रिक्वेंटली टॉपिक, मतलब ये हमने यहाँ पे डाला है कि हाईली फ्रिक्वेंटली टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से रटना होगा, ना कि समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझने जैसा है नहीं। और अगर आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़ा फंक्शन वगैरह पता है तो मेरे को लगता है कि यहाँ रटने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए अब की फैक्टर्स क्या क्या हैं याद रखने के लिए, तो 165 आर्टिकल ये कहता है कि एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे, आप ऐसे याद रखिए। हाई कोर्ट इक्विवेलेंस क्या है, क्वालिफिकेशन जो होगा वो हाई कोर्ट के जजेस जैसा होगा, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, बता दे रहा हूं, चीजें रिपीटेशन में है। गवर्नर के प्लेजर पे रहते हैं ये, कोई फिक्स टर्म नहीं है, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, इनकी सैलरी अलाउंसेस सब कौन डिफाइन करता है, तो गवर्नर करते हैं, ठीक है। राइट टू वोट, दोनों हाउस में, किसी भी हाउस में इनको राइट टू वोट नहीं है, ये वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं दोनों हाउस में जाकर के, किसी कमेटी में जाकर के बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जवाब सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग हुआ तो इनको अलग रखा जाएगा, मतलब वोट नहीं दे सकते, ये इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे को लगता है कि इसमें बहुत कुछ बड़ा नहीं था, छोटा सा चैप्टर है, मैंने बहुत लेंदी नहीं खींचा कि ज़बरदस्ती लंबा किए जा रहा हूँ, कहानी सुना सुना करके। शॉर्ट स्वीट में यही चीज़ें हैं और इतनी ही आती हैं, थोड़ा बहुत MCQ मार लेना, काम हो जाएगा। चलिए ये फिर से वही चीज़ें हैं, व्हाट इज़ योर मस्ट नो, तो ये वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो सारी चीज़ें रिपीटेशन में है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। मेरे हिसाब से वही चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, अपॉइंटमेंट एंड रिजॉल्व बाय गवर्नर है, हाईएस्ट स्टेट लॉ ऑफिसर है, एंड लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेंट विदाउट वोट, वो चीज़ें रिपीटेशन में थी, तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए थैंक यू।